अच्छा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें था अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट इलियक फोसा पेन। इनिशियली द पेन वॉज अराउंड अम्बिलिकस, ठीक है ना। पेशेंट हैज़ नोजिया। ऑन एग्जामिनेशन देयर वॉज रीबाउंड टेंडरनेस एंड रेज्ड टेम्परेचर। कैलकुलेट द एल्ब्रेडो स्कोर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एल्ब्रेडो स्कोर इसमें आपने काउंट करना था, ठीक है ना। मेंट्रल्स को जहन में रखना है। एम फॉर माइग्रेशन ऑफ पेन, उसका एक स्कोर है, ठीक है ना। तो इसमें पेन माइग्रेट हुआ है। पेन पहले अम्बिलिकस के दौरान था, अराउंड था, और फिर राइट इलिक फोसा में हो गया, तो एक नंबर इसका हो गया। पेशेंट है नोजिया, एन नोजिया 2 नंबर हो गया। देयर इज रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है ना। रीबाउंड टेंडरनेस उसका कितना नंबर है? 1 नंबर, ठीक है। एंड रेज टेम्परेचर उसका भी 1 नंबर। तो 4 आपके पास यहाँ पे स्कोर बनते थे। एक माइग्रेशन ऑफ पेन, एक नोजिया, एक रीबाउंड टेंडरनेस, एक रेज टेम्परेचर। तो इस टोटल एल्ब्रेडो स्कोर कितना बन जाता है यहाँ पे? 4। द करेक्ट आंसर इज बी, बीटा। Next is the Ajmer boy came with left iliac fossa pain with altered bowel habits and per-rectal bleeding. What is the investigation of choice to make diagnosis? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जा रहा है टुवर्ड द डाइवर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है ना। तो वैसे भी वहाँ पे क्या था, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स आ गया था। अल्टर्ड बाउल हैबिट्स आपने पढ़ा है कि सिर्फ ऐसे 2 डिफरेंशियल है जहाँ पे आता है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, एक डाइवर्टिकुलर डिजीज़ एंड सेकंड वन द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। और पेशेंट को पीआर ब्लीडिंग भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का कोई ऐसी फीचर्स नहीं है, और पेशेंट को लेफ्ट इलिक फोसा भी पेन है, जो कि वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, एक डाइवर्टिकुलर डिजीज़ का, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है टू मेक डायग्नोसिस? बताइए क्या लगाया आपने? डाइवर्टिकुलर डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सीटी एब्डोमेन। कोई और? सर ये डाइवर्टिकुलम में कैसे जा रही है? उसी ये में थोड़ा सा कंफर्म कर दो। देखे ना, एक तो लेफ्ट इलियक फोसा पेन है, ठीक है, और दूसरी बात कर दी है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स। और अल्टर्ड बाउल हैबिट्स के तो आपने अभी तक जितनी डिजीज़ पढ़ी हैं, सिर्फ 2 डिजीज़ पढ़ी हैं जिनमें अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं, एक डाइवर्टिकुलर डिजीज़ और दूसरा आपका कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है ना। ये टिपिकल केस है डाइवर्टिकुलर डिजीज़ का, और डाइवर्टिकुलर डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? सीटी एब्डोमेन, ठीक है। राइट इलियक ठीक हो फोसा गया। में पेन है तो आपने सस्पेक्ट करना है अपेंडिक्स, और लेफ्ट इलियक फोसा में पेन है तो आपने सस्पेक्ट क्या करना है? डाइवर्टिकुलर डिजीज़, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। अ पेशेंट वाज प्रेजेंटेड विद एपिगैस्ट्रिक पेन विच रेडियस टू बैक, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, ठीक है ना। एपिगैस्ट्रिक, क्योंकि आपको पता है पैंक्रियाटाइटिस में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है और वो बैक को रेडिएट भी करता है, ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन द रेडिश डिस्कलरेशन वाज नोटेड अराउंड अम्बिलिकस, व्हाट इज दिस साइन, ठीक है ना। तो अराउंड अम्बिलिकस जो रेडिश डिस्कलरेशन होती है पैंक्रियाटाइटिस में, सो दिस इज बट कुलेंट साइन, ठीक है ना। सॉस साइन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका होता है किसमें? अपेंडिसाइटिस में। ग्रे टर्नर साइन होता है फ्लैंक एरिया की डिस्कलरेशन। मर्फी साइन का आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो भी कोलिसिस्टाइटिस में होता है, ठीक है ना। तो आ जाके एक साइन बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कुलेंट साइन, विच इज द रेडिश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बिलिकस, एंड दिस इज अ साइन ऑफ acute pancreatitis. Coming to the next question. 25-year-old man presents with mass in groin आफ्टर हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग करता था, उसने मैस ऑन ग्रोइन के साथ प्रेजेंट किया हमारे पास। मैस इज जस्ट फाउंड मीडियल एंड अबव प्यूबिक ट्यूबरकल। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब उसका जो मैस कहाँ था? मीडियल एंड अबव प्यूबिक ट्यूबरकल पे लाई कर रहा था। अबव और मीडियल प्यूबिक ट्यूबरकल पे जो मैस लाई करता है विच इज़ इनगोइनल हर्निया,
ठीक है। तो अब यहाँ से पता चल जाता है कि ये केस किसका, इनगुइनल हर्निया का। अगर ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे एक फीमोरल हर्निया निकला हुआ, इसको तो पहले ही निकाल फेंकें, क्योंकि फीमोरल हर्निया कहाँ पे लाई करता है, बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है ना। बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल क्या होता है, फीमोरल हर्निया, ठीक है। तो फीमोरल हर्निया को तो पहले ही निकाल दो, बच गए आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है। आगे वो कहता है इट इज़ रिड्यूसिबल, वो रिड्यूसिबल भी है, ठीक है ना। रिंग ओक्लूजन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, कल हमने हर्नियाज पढ़े थे, तो रिंग ओक्लूजन टेस्ट आपने पढ़ा था। आगे वो कहते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन इंटरनल रिंग कफ इम्पल्स इज स्टिल प्रेजेंट, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जी जनाब, इनगुइनल हर्निया है, या तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब आप बताइए आपने क्या ऑप्शन लगाए हैं। बीटा सर। सर सर डायरेक्ट है। कैसे? इनडायरेक्ट है। रिंग ओक्लूजन टेस्ट इसका पॉजिटिव है। सर रिंग ओक्लूजन टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर इनडायरेक्ट होगा ना, क्योंकि थ्रू रिंग आ रही है ना ये। बिल्कुल, तो रिंग ओक्लूजन टेस्ट पॉजिटिव इनडायरेक्ट में होता है। अब रिंग ओक्लूजन टेस्ट का पॉजिटिव का मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे? तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम अगर रिंग की दूसरी साइड से प्रेस करके अगर इसको रिड्यूस करते हैं, तो अगर ये दोबारा नहीं होती तो फिर ये पॉजिटिव आता है ना। तो ये इनडायरेक्ट में होता है, और डायरेक्ट में ही होता है, डायरेक्ट मसल से जो हाँ। एजेंट्स में होगा और मसल्स के थ्रू ये, क्योंकि ये रिंग की दूसरी साइड से नहीं जाता, ये डायरेक्ट मसल से हमने आके फिर ये हमने कल 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, एक तो इनगुइनल कैनाल के 2 रिंग थे, ऊपर वाले को हमने पढ़ा डीप इनगुइनल रिंग और नीचे वाले को हमने पढ़ा सुपरफिशियल इनगुइनल रिंग, ऐसे, ठीक है। वो हर्निया जो डीप में इंटर होता है, पूरी इनगुइनल कैनाल घूम फिर के सुपरफिशियल से निकल जाता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ओके। और जो सीधा सुपरफिशियल से निकल आता है, जहाँ से एग्ज़िट कैनाल, वो जो आपकी इनगुइनल कैनाल एग्ज़िट कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि जो आपकी डीप इनगुइनल रिंग, जहाँ से आपके इनगुइनल कैनाल स्टार्ट हो रही है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और आप पहले पेशेंट को क्या कहते हैं, पेशेंट अपना हर्निया रिड्यूस करवाता है, ठीक है ना। और आप उसको डीप इनगुइनल रिंग को रिड्यूस ब्लॉक कर देते हो और पेशेंट को कहते हैं कि अब खड़े हो जाओ, ये कफ करो। अगर वो खड़े होने पे इफ़ अपीयर, ठीक है ना, और तो फिर अगर वो अपीयर हो रहा है मैस, तो दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट हर्निया, तो दिस इज़ व्हाट रिंग ओक्लूजन नेगेटिव, ठीक है ना। रिंग ओक्लूजन का मतलब भी क्या है, रिंग को आपने ओक्लूज कर लिया, ठीक है ना। रिंग ओक्लूज करने के बावजूद भी कुछ चीज़ वहाँ से निकल आई है, तो ये क्या हुआ, टेस्ट नेगेटिव है। और रिंग ओक्लूज करने के बावजूद वहाँ से कुछ नहीं निकला, तो ये क्या था, रिंग ओक्लूजन आपका पॉजिटिव था। और ये किस में होता है, इनडायरेक्ट इनगुइनल हर्निया में। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी सिंपल, सेकेंडरी हेमरेज अपीयर्स इन, ठीक है ना। अब हमने 4 किस्म की हेमरेज पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, रिएक्शनरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हेमरेज वो होती है जो ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग इंजरी के दौरान स्टार्ट हो जाए, ठीक है। रिएक्शनरी हेमरेज भी होती है जो विद इन 24 आवर्स हो जाए। सेकेंडरी हेमरेज वो होती है जो 7 to 14 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाए। एंड द टर्शरी इज विच टेक्स वीक्स टू मंथ। तो यहाँ पे उसने सेकेंडरी हेमरेज के बारे में पूछा, द करेक्ट आंसर इज बीटा, 7 to 14 डेज। क्वेश्चन सिंपल, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन शुड बी द फेशियल सुचर्स रिमूव, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, सुचर रिमूवल टाइमिंग। तो इसने फेशियल सुचर्स का पूछा था, और यहाँ पे फेशियल सुचर्स होते हैं 3 to 5 डेज़ में, ठीक है। तो 3 to 5 डेज़ में हमारे पास यहाँ ऑप्शन है 5 डेज़ वाला, तो वी विल चूज अल्फ़ा ऑप्शन। अल्फ़ा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। 25-year-old फीमेल कंसल्टेड हिज फिजिशियन अबाउट स्वेलिंग इन नेक, ठीक है ना। एक फ़ीमेल है जिसने अपने फिजिशियन से कंसल्ट किया अबाउट स्वेलिंग इन नेक के बारे में। स्वेलिंग मूव्स विद स्वेलिंग एंड प्रोट्रूशन ऑफ टंग, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। वो स्वेलिंग जो स्वेलो करने पे भी और टंग प्रोट्रूजन करने पे भी मूव अप करे, तो वो स्वेलिंग होती है आपकी थायरोग्लॉसल सिस्ट।
और वो स्वेलिंग जो स्वेलो करने पे मूव करे और प्रोट्रूजन करने पे मूव ना करे तो वो होती है क्या, गोइटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बीटा, थायरोग्लोसल सिस्ट। अगला क्वेश्चन में वो कहता है अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अब बच्चा है जो प्रेजेंट किया क्लिनिक पे विद कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग इन राइट स्क्रोटम। राइट स्क्रोटम की स्वेलिंग है एंड ग्रोइन सिंस बर्थ से उसको ये मसला है। अकॉर्डिंग टू हिज मदर स्वेलिंग एंड राइट स्क्रोटम हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज ग्रेजुअली एंड इट बिकम्स बिगर व्हेन चाइल्ड क्राई। ठीक है, तो जैसे बच्चा रोता है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। विच सर्जिकल प्रोसीजर इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट। तो पहली चीज़ है ये, एक बच्चे में हर्निया है और हर्निया की बच्चों में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बच्चों में आप हर्नियोटमी करते हो और बड़ों में आप हर्नियोप्लास्टी या हर्नियोरेफी करते हो। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, हर्नियोटमी करोगे बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 29 अ 79 ईयर ओल्ड मेल, देख लें एज फैक्टर आ गया है, मतलब बहुत बूढ़ा आदमी है कोई, जो एमरजेंसी लाया गया है विद कंप्लेन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन में बाबे को पेन है एंड ही इज़ अनएबल टू पास यूरिन फॉर 12 आवर्स। यूरिन पास नहीं कर रहा, बूढ़ा बाबा है और लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ टेंडर मैस इन लोअर एब्डोमेन, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जी जनाब, क्या लगाया आपने? सर। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये किसका, एक बूढ़ा बाबा है, ठीक है ना, बूढ़ा बाबा है जो कंप्लेन कर रहा है लोअर एब्डोमेन पेन की, और लोअर एब्डोमेन पे आपको एक मैस भी मिला है और एक तो उसको यूरिन पास भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो बूढ़े बाबे में सबसे कॉमन क्या होता है, बीपीएच, प्रोस्टेट बड़ा होता है। उसका जैसे प्रोस्टेट बड़ा हो जाएगा तो आपकी यूरिथ्रा को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो जिससे आपका यूरिन पास नहीं होगा। स्टोन इन यूरिनरी ब्लेडर, इसको हमने क्यों नहीं कंसीडर किया? अगर स्टोन इन यूरिनरी ब्लेडर होता, ठीक है, तो पेन इन लोअर एब्डोमेन भी हो सकता था पास, वो जो यूरिन है वो भी पास नहीं हो सकता था यहाँ तक, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको टेंडर मैस नहीं मिलना था। ठीक है ना, टेंडरनेस या मतलब आपको वहाँ पे क्योंकि ब्लेडर स्वेलिंग हुई होगी, क्योंकि वो पैस तो नहीं करना यूरिन, ठीक है ना, तो ब्लेडर ज़्यादा स्वेल हुआ होगा वहाँ पे। आपको आप जब परकस करेंगे तो वहाँ आपको साउंड चेंज मिल सकता है, डल साउंड मिल सकता है। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लेडर कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं बताई, कोई वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं बताई, कोई लिम्फोडिनोपैथी नहीं बताई। तो वोल्वुलस तो वैसे एक पीडियाट्रिक सर्जिकल केस है, तो ये करेक्ट आंसर इज बीपीएच। एज फैक्टर लाजमी, 79 ईयर ओल्ड का मेल है, बाबा है। फीमोरल हर्निया लाइज, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो फीमोरल हर्निया लाइज बिलो एंड लेटरल टू pubic tubercle, inguinal hernia lies above and medial to pubic tubercle, and femoral hernia lies below and lateral to pubic tubercle. The correct answer is Charlie, below and lateral to pubic tubercle, ये याद रख लें। अच्छा, एक निमोनिक ना बना लें ताकि इजी रह जाए याद रखने के लिए कि फीमोरल हर्निया कैसा, फीमोरल, ठीक है, फीमोरल क्या आ रहा है एंड पे, RAL, रल, और दूसरी चीज़ है बिलो एंड लेटरल, RAL। ठीक हो गया, तो ये निमोनिक ज़िंदगी भर आपको आज नहीं भूलेगा, फीमोरल, रल, लेटरल, ठीक है, बिलो एंड लेटरल, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35-year-old patient presented with lower abdominal swelling that increases during coughing। ठीक है ना, लोअर एब्डोमिनल स्वेलिंग है जो कफिंग के साथ इंक्रीज हो रही है, मतलब ये हर्निया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रेफरेबल यूज्ड व्हेन डायग्नोसिस ऑफ इंगुइनल हर्निया इज इन डाउट। ठीक है, तो क्या लगाया आपने? अल्फा, ठीक है ना, तो इंगुइनल हर्निया को डाउट में था, उसको हमने डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करना है, अल्ट्रासाउंड। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन।
जी जनाब, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चारकोट ट्रायड। चारकोट ट्रायड आपने असेंडिंग कोलेजाइटिस में पढ़ा था, और चारकोट ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं, फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड द जॉन्डस। तो करेक्ट आंसर इज द ज़ैंथोमस। ज़ैंथोमस नहीं होते, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, A 43-year-old patient presented with sudden onset right hypochondriac pain. Right hypochondriac pain है जनाब sudden onset, तो ऑन एग्जामिनेशन ही जॉन्डस, ठीक है ना। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, जॉन्डस है, और इन्वेस्टिगेशन देखी तो आपने LFT और TLC आपको रेस्ट मिला। तो ये डायग्नोसिस क्या है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो असेंडिंग कोलेंजाइटिस में क्या होती है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन होती है, जॉन्डस होता है, फीवर होता है, LFT रेज होते हैं, TLC रेज होता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, कोलेंजाइटिस। कोलिलिथियासिस क्यों नहीं है, एक तो यहाँ पे उसने TLC बढ़ा दिया, ठीक है ना। TLC इन्फेक्टिव डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज में बढ़ा हुआ, और कोलिलिथियासिस कोई इन्फ्लेमेटरी कोई इन्फेक्टिव नहीं है, एक तो ये। और दूसरा, कोलिलिथियासिस में जॉन्डस नहीं आती। अच्छा, कोलिडोकोलिथियासिस, अगर इसी केस को हमने कोलिडोकोलिथियासिस बनाना है तो जस्ट रिमूव द TLC काउंट को रिमूव कर दें, बाकी सारा आपका केस ये बन जाएगा कोलिडोकोलिथियासिस का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द डेल्टा असेंडिंग कोलेंजाइटिस। 33-year-old मेल कंप्लेनिंग ऑफ राइट साइड फ्लैंक पेन। मेल है, फ्लैंक पेन की कंप्लेन कर रहा है, एंड ग्रॉस हीमाचूरिया। ग्रॉस हीमाचूरिया का मतलब क्या है, विजिबल हीमाचूरिया, उसको खून नज़र आ रहा है यूरिन में। अ वीक एगो ही हैड फीवर एंड बर्निंग मिक्सचुरेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपने पकड़ लिया होगा इसको, ठीक है। अब मतलब ये कि पेशेंट आपके पास आया है, वो राइट साइड फ्लैंक पेन की कंप्लेन कर रहा है, उसको ग्रॉस हीमाचूरिया भी है। तो यहाँ तक आपको अगर सोचा जाए तो ये एक केस बन जाता है रीनल स्टोन का, ठीक है। आगे वो कह रहा है, अ वीक एगो ही हैड फीवर एंड बर्निंग मिक्सचुरेशन। उसको फीवर भी था, बर्निंग मिक्सचुरेशन भी थी, मतलब क्या था, उसको UTI था। ब्लड कल्चर्स उसके करवाए गए विच शोड प्रोटियस एंड क्लेप्सियाला। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज कॉजिंग दीज सिम्टम, ठीक है ना जनाब। ले दे के ये मसला था कि प्रोटियस और क्लेप्सियाला, ठीक है ना, पेशेंट को रीनल स्टोन करवा रहे थे, और कौन से ऐसे स्टोन हैं जिनको प्रोटियस और क्लेप्सियाला करवाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, जिनको हम स्टैगहॉर्न कैलकुलाई भी बोलते हैं। तो ठीक हुआ, ठीक कर लिया था आपने ये। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। नहीं, सी लगाया था यूरिक एसिड स्टोन्स। देखा ना, बिकॉज ऑफ UTI। UTI का स्टैगहॉर्न कैलकुलाई करवाता है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, ठीक है ना। UTI क्या करवाता है, स्टैगहॉर्न ट्रिपल फॉस्फेट। द करेक्ट आंसर इज द बीटा स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। अच्छा जी, कहता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है रीनल स्टोन है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कौन सा होता है, अल्ट्रासाउंड। यार जवाब क्या करते हो यार, ऐसा ना क्या करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन पे क्यों मार खा रहे हो। ये टिपिकल लाइंस हैं, टिपिकल लाइंस हैं जो हमने लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता था कि इसलिए मैं हमेशा कहता था कि आप एक रजिस्टर ले लो। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस है, में वो कहते हैं कि वो स्टोन्स में सिटी स्टोन में क्लियर नजर नहीं आती, नॉन कंट्रास्टिटी करवाते हैं, पहली बात, ठीक है। अच्छा, स्टोन्स नज़र आ जाएंगे आपको स्टोन्स एक्सरे पे भी नज़र आ जाएंगे, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, आपको पता है कोई रेडियो ओपेक होते हैं, कोई रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। तो कोई नज़र आ जाएंगे एक्सरे पे, कोई आपको नज़र नहीं आएंगे। अल्ट्रासाउंड पे भी आपको स्टोन नज़र आ जाएंगे। तो क्या अल्ट्रासाउंड पे आप उन स्टोन्स का साइज़ पता कर पाओगे? नेवर। तो साइज़ और उनका
उनकी शेप वो आपको मिलेगी एक सिटी, और सिटी भी कौन सा, नॉन कंट्रास्ट सिटी। कंट्रास्ट सिटी क्यों नहीं करवाते? कंट्रास्ट सिटी हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि जब आप कंट्रास्ट सिटी में कंट्रास्ट डालते हैं ना, बॉडी में डाई डालते हैं, तो डाई जैसे डालते हैं ना, तो वो छोटे छोटे से स्टोन्स पड़े होते हैं ना आपके किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वो विजिबल नहीं होते डाई करने से, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, नॉन कंट्रास्टिटी। तो नॉन कंट्रास्टिटी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर रीनल स्टोन्स। अगला केस है, नॉन स्मोकर एंड हाइपरटेंशन पेशेंट था, प्रेजेंटेड विद एपिगैस्ट्रिक पेन विच रेडिएट्स टू बैक। एपिगैस्ट्रिक पेन था जो रेडिएट टू बैक कर रहा था, तो यहाँ तक आपकी सोच आ जाती है पैंक्रियाटाइटिस पे। आगे वो कहते हैं, ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज पल्सेशन एब्डोमिनल, पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस, ठीक है। पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस हमने एक ही डिजीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना। तो उस वो कौन सी डिजीज़ थी बताइएगा मुझे। एओर्टिक डाइसेक्शन, एओर्टिक डाइसेक्शन नहीं यार, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, एओर्टिक एनोरिज्म में होती है पल्सटाइल मैस, ट्रिपल ए में, ठीक है ना, ट्रिपल ए में। एंड व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू मेक डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन पेशेंट था, स्मोकर था, ये थे रिस्क फैक्टर, ठीक है ना। पेशेंट आपके पास है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, और वो जो रेडिएट बैक भी कर रहा था, और वहाँ पे पल्सटाइल मैस था। पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस इज द हॉलमार्क फॉर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। और आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू मेक डायग्नोसिस। अब वो सिंपल पूछ रहा है एओर्टिक एनोरिज्म के इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, मुझे बता दें। सिटी एब्डोमन, ठीक है, सिटी एब्डोमन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक एनोरिज्म। ओके, क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इज अल्फा, सिटी एब्डोमेन। अगला क्वेश्चन कहता है, पेशेंट हैड ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज रेडियो फीमोरल डिले ऑफ पल्स, ठीक है। रेडियो फीमोरल डिले किस में होती है, एओर्टिक डायसेक्शन में। और वो पूछ रहा है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू मेक डायग्नोसिस, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक डायसेक्शन, क्या होती है इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सीटी चेस्ट, सिटी चेस्ट, ठीक है ना। एओर्टिक एनोरिज्म का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सिटी एब्डोमेन, एओर्टिक डायसेक्शन का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सिटी चेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सिटी एक तो पेशेंट को ये एक चेस्ट पेन का डिफरेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे टीयरिंग पेन हो रहा होता है, ठीक है ना। और पेशेंट आफ्टर और ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा उसका एक रिस्क फैक्टर उसने बता दिया इस केस में। तो करेक्ट आंसर इज सिटी चेस्ट बीटा। A 35-year-old individual with family history of breast cancer, फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, एक इंडिविजुअल आई है हमारे पास, विच इज़ सीकिंग एडवाइस फॉर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अप्रोच, ठीक है। मतलब फैमिली हिस्ट्री थी इसकी ब्रेस्ट कैंसर की, अब वो हमारे पास आई है स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनिंग हमें करनी चाहिए मैमोग्राफी फॉर एवरी ईयर, ठीक है ना। तो ये एक नई चीज़ थी, शायद आपने पहले कहीं पढ़ी भी हो, तो ठीक है ना। वैसे जो होती है ना, अगर कोई पेशेंट किसी की हिस्ट्री पॉजिटिव हो, मतलब अगर किसी की हिस्ट्री पॉजिटिव भी ना हो, एक फ़ीमेल है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कल हमने ब्रेस्ट कैंसर पढ़ा था, तो 1 in 8 वूमेन, 8 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ा ये था पढ़ना, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर 40 to 50, अगर कोई भी 40 to 50 ईयर्स की फ़ीमेल है तो उसको अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, मैमोग्राफी करानी चाहिए एनुअली, ठीक है। अगर वो 50 प्लस हो गया तो मतलब फिर 2 साल बाद करवानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है उसने बता दिया उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो उसको मैमोग्राफी करवानी चाहिए एवरी ईयर, हर साल करवानी चाहिए, स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, ताकि उसको हो ना हो। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो गए तो बहुत चांस होता है कि उसकी फर्स्ट रिलेटिव पेशेंट्स को, फर्स्ट रिलेटिव डिग्री वाले आपके रिलेटिव्स को भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा, हर साल मैमोग्राफी करवाएंगे पेशेंट की।
अगला क्वेश्चन है, वो कहता है 55 ईयर ओल्ड लेडी विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम्स टू ओपीडी, व्हाट इज स्क्रीनिंग मेथड फॉर हर एज। जी जनाब, अब वो सिंपल वो कह रहा है कि उसने एक एज फैक्टर दिया है और वो कह रहा है स्क्रीनिंग मेथड करवाओ। हमने कल पढ़ा था लेस देन 35 ईयर्स की एज होगी तो क्या करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड, और मोर देन 35 ईयर्स होगी तो क्या करवाएंगे, मेमोग्राफी। तो इसका आंसर भी क्या बन जाता है, अल्फ़ा मेमोग्राफी। ठीक है ना, एज फैक्टर यहाँ से पूछ रहा है, मतलब एक लेडी आई है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो सिंपल वो पूछ रहा है बट स्क्रीनिंग मेथड क्या करोगे। ठीक है, स्क्रीनिंग मेथड में आप मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। अगर यहीं पे वो पूछता 30 ईयर ओल्ड लेडी, ठीक है ना, तो ये स्विच हो जाता टू चार्ली अल्ट्रासाउंड में। क्वेश्चन 40, पेशेंट हैड RTA, पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका राइट फीमर का फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हो गई है। कुछ दिनों बाद पेशेंट हमारे पास आता है विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये चारों फीचर्स किसके हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है ना, उसकी राइट फीमर की फ्रैक्चर हुआ, उसकी सर्जरी हो गई जो होना था। कुछ दिनों बाद वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स लेके हमारे पास आता है। आगे सवाल करता है व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस सिम्टम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पोस्ट ऑपरेटिवली एडहेरेंस आर द कॉज ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 40-year-old patient was presented to emergency with complaining of vomiting, constipation and marked abdominal distension। 40 ईयर का पेशेंट है जो इमरजेंसी में लाया गया है, वोमिटिंग है, उसकी कॉन्स्टिपेशन है और मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ही डिनाइज ऑफ एनी एब्डोमिनल पेन उसको नहीं है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन बाउल साउंड्स वर एब्सेंट। He had open cholecystectomy a few weeks ago. Which electrolyte abnormalities should be checked first? Nice question. पोटेशियम, पोटासियम। ठीक है, डेल्टा। तो पहले ये केस बता दें किसका है। अच्छा, ये मैंने MCQs बनाया ना, मैंने कोशिश यही की है कि MCQ ऐसे बनाया जाए कि उसी केस में हम उस सारे केस की जांच पड़ताल भी हो जाए और एंड पे थोड़ी बहुत जो सवाल पूछा जाए। अब इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, उसको वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन और मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन और उसको एब्डोमिनल पेन नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा केस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में चारों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आगे वो कह रहा है कि बाउल साउंड्स भी एब्सेंट होते हैं, वो भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एग्जैजुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टिपिकल केस है पैरालिटिक इलियस का। ठीक है, तो पैरालिटिक इलियस का ये केस है। ठीक है, और अब क्योंकि उसकी कुछ दिनों पहले ओपन कोलिसिस्टेक्टमी भी हुई थी। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली जो पेशेंट्स में अगर पैरालिटिक इलियस हो जाए उसकी कॉज हो सकती है हाइपोक्लीमिया। ठीक है ना, तो इसमें हम ऐसे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, पोटासियम चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 months old child was presented to emergency department with crying and screaming। 7 महीने का बच्चा है, इमरजेंसी में आया, रो रहा है, चीखे मार रहा है। उसकी माँ कहती है कि उसको करंट जेली स्टूल्स आ रहे हैं, जेली टाइप स्टूल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो लाइकली डायग्नोसिस किया, वो बहुत सिंपल था। ठीक है ना, इंटरसेप्शन। ठीक है, 41 का बी आंसर था, क्या आंसर था लास्ट क्वेश्चन 41 का पोटासियम बी। ठीक है। 43 55 ईयर ओल्ड स्मोकर है और एज्ड है, प्रेजेंटेड किया हेमाटोमेसिस के साथ, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया के साथ। ही नोटिस दैट हिज क्लॉथ्स आर लूज टू हिम। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, उसका वेट लूज हो रहा है। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो एक तो एज फैक्टर आई, स्मोकर आया, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया आया, वेट लॉस की हिस्ट्री है, तो ये सारे चले जाते हैं। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इज़ इसोफेजियल कार्सिनोमा। ठीक है ना, तो ये अल्फा ऑप्शन इज़ करेक्ट।
अ पेशेंट हैज़ अल्टर्ड बाउल हैबिट, ठीक है। अब दोबारा आ गए अल्टर्ड बाउल है। अल्टर्ड बाउल हैबिट सिर्फ दो में होती हैं, एक डाइवर्टिकुलर डिजीज, एक कोलोन। अब अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, पीआर ब्लीडिंग भी है और वेट लॉस की हिस्ट्री भी है, मतलब वेट लॉस भी है, तो मतलब क्या आ जाता है, ये कोलोरेक्टल कैंसर है। व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू मेक डायग्नोसिस, ठीक है। कोलोन कैंसर है तो कोलोन कैंसर में आप एंडोस्कोपी तो करोगे नहीं, कोलोनोस्कोपी करोगे। कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 45 है, 65 ईयर ओल्ड मेल केम विद कंप्लेन ऑफ हीमाचूरिया। एज्ड बंदा है, हीमाचूरिया की कंप्लेन कर रहा है, विच इज़ नॉट पेनफुल, मतलब क्या है, पेनलेस हीमाचूरिया है। और पेनलेस हीमाचूरिया इज व्हाट, ब्लेडर कैंसर। सवाल क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लेडर कैंसर, तो हमने क्या पढ़ी थी, लेटरल वॉल। लेटरल वॉल इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लेडर कैंसर, ठीक। तो ये देखिए इस पेज में, इस केस में मैंने कोशिश किया कि हमने हीमाचूरिया की भी बात भी की है, पेनफुल की भी बात की है, ताकि हमारा वो जो केस भी पूरा हो जाए, ठीक है, वो भी रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन जो वो कर रहा है उसको भी पिक कर ले, ठीक है। तो ब्लेडर कैंसर की मोस्ट कॉमन वॉल क्या होती है, लेटरल वॉल। व्हाट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन एनल फिशर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो प्रोक्टोस्कोपी, हम एनल फिशर में डी आ रही सर, डी आ रही, हाँ सर डी आ रही है। पक्की बात है। हाँ क्योंकि उसको पेन बहुत ज्यादा है तो वो हाथ ही नहीं लगाने देता है। हाँ, ठीक है ना, तो डी आर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको घुमाने तो कंट्रा इंडिकेटेड में डी आ रही आता। हाँ ठीक है, तो एनल फिशर में कंट्रा इंडिकेशन क्या होती है, डी आर ई। पेशेंट आप, क्योंकि पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा होता है वो आपको अलाउ नहीं करता डी आर ई करने पे, ठीक है। अल्फा ऑप्शन द करेक्ट। कॉमन साइट फॉर हेमराइड, ठीक है ना, हेमराइड्स अब जब आपने पढ़े थे तो उसकी कौन साइट्स पढ़ी थी, 3 साइट थी, 3, 7, 11 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनलेस पैसेज ऑफ गश ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन टू फीसिस एंड एट एंड ऑफ डेफिकेशन, तो ये किसका किस बन जाता है, हेमराइड का। एंड ऑफ डेफिकेशन पे गश ऑफ ड्रॉप्स आ रहे हैं। पेशेंट से दैट अ मैस कम, पेशेंट कहता है कि एक मैस आता है, एंड आफ्टर मैनुअल रिडक्शन इट गोज बैक, और मैनुअली रिड्यूस करने के बाद वो वापस चला जाता है। तो वो सिंपल पूछा है, विच डिग्री ऑफ हेमराइड्स पेशेंट हैज़, तो दिस इज थर्ड है, थर्ड डिग्री है, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, वो अंदर ही रहता है, इंटरनल। सेकंड डिग्री में क्या होता है, कम्स एंड स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस, खुद भाग जाता है। थर्ड डिग्री में आता है और मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री में बाहरी लटका रहता है, प्रोलैप्स्ड रहता है। जनाब पेशेंट आपके पास आया, बर्न वाला था, फ्लेम बर्न वाला था। बर्न एरिया उसने बताए थे, ठीक है ना, एंटीरियर चेस्ट और एब्डोमेन। एंटीरियर चेस्ट का 9% होता है, एब्डोमेन का भी 9% होता है। ये एंटीरियर की बात कर रहा है। राइट इंटीरियर आर्म, सिर्फ एक आर्म है और वो भी राइट साइड का। तो पूरे आर्म को राइट और एंटीरियर और पोस्टीरियर को 9% देते हैं, तो लेकिन इसका क्या था, सिर्फ एंटीरियर था, तो इसको हमने 4.5 देना है। एंड द राइट एंटीरियर लेग, पूरी लेग थी, 9% उसको दे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, 31.5, ठीक है ना। एंटीरियर चेस्ट के 9%, एंटीरियर एब्डोमेन का 9%, 18 बन जाता है। राइट एंटीरियर लेग, पूरी लेग थी, ठीक है ना, एंटीरियर सिर्फ, उसको 9%, 27% बन जाता है। और राइट एंटीरियर आर्म था, उसका 4.5% बनता है। तो इसका टोटल बन जाता है 31.5%। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन सर। किसी को मसला तो नहीं हुआ इसमें ढूंढने में? नहीं, कोई इशू नहीं, सिंपल था। लास्ट वन इज अ सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्बेबल सुचर, ठीक है ना। जो एब्जॉर्बेबल सुचर नहीं है, मतलब वो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और अब इस क्वेश्चन पे आपको सिर्फ एब्जॉर्बेबल सुचर्स याद रखने चाहिए, मोनोक्रिल, बाइक्रल, ठीक है, और सिल्क, ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे सिल्क जो है, यहाँ पे प्रोलीन और सिल्क दोनों नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, तो इसका आंसर प्रोलीन होगा। सर्जिकल स्किल, इसका ये सिल्क और प्रोलीन दोनों नॉन एब्जॉर्बेबल हैं, ये बात ठीक है। और बैक्रल और मोनोक्रिल दोनों एब्जॉर्बेबल हैं, ठीक है। तो ये गलती हो गई है एक, ठीक है ना। तो इन दोनों, मतलब दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो।
मैंने प्रोलीन किया था, मैंने कहा सिल्क शायद नेचुरल अकरिंग है, तो इस प्रोलीन वजह भी से ठीक है, सिल्क भी ठीक है, बस ये थोड़ी Right. मिस्टेक हो गई जनाब। ओके ओके।